हेलो एवरीवन। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। तो बेसिकली हमने चार्ज पार्टिकल इन एटम्स पढ़े हैं, जिसमें हमने दो मॉडल को स्टडी किया है अभी तक प्रीवियस वीडियो में। तो जो फर्स्ट मॉडल हमने पढ़ा वो थॉमसन मॉडल पढ़ा, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। सेकंड पढ़ा हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा, जिसमें हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, है ना, जिससे कि हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अभी तक पता लग चुके हैं। थर्ड जो हम अपना मॉडल करेंगे वो है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब जो ये बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम है, ये क्या बताता है? बोहर्स मॉडल एटम क्यों आया? क्योंकि जो रदरफोर्ड मॉडल एटम है उसके कुछ ड्रॉबैक्स थी। अब उसके ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए बेसिकली बोहर्स मॉडल ने अपना कुछ इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है। नील्स बोहर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। उसने फॉलोइंग पोस्टुलेट्स दी कुछ, जिससे कि ये पता लग सके कि जो रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक है उसको कैसे उसने ओवरकम किया। तो पहली जो पोस्टुलेट है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम की वो ये है। फर्स्ट पोस्टुलेट में होता है कि जो एक एटम है वो स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर, जो कि इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, वो बेसिकली एक एटम कंसिस्ट करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो अपने एक सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ पे क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट्स। जिसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट्स। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो वो अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं, यही बताया था उन्होंने। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते करते उनकी रेडिएशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे वो न्यूक्लियस से टकरा जाते हैं। बट इसने क्या बताया बोर्ड्स ने कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी एक सेलेक्टेड ऑर्बिट होती है। ठीक है, सर्कुलर पाथ होता है जिसको ऑर्बिट बोला गया है, और कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं, उसको क्या बोला गया? फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो अपने एक सर्कुलर पाथ पे करते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताई कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो किसी प्रकार की एनर्जी को इरेडिएट नहीं करते। नेक्स्ट जो ऑर्बिट्स है या फिर शेल्स हैं वो एसोसिएटेड है डेफिनेट एनर्जीज से, और जो वो एनर्जी है उसको बोला जाता है एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स। ठीक है, जो ऑर्बिट्स या फिर शेल्स डेफिनेट एनर्जी से एसोसिएट हैं उनको फिर क्या बोला जाता है? एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी शेल्स। ठीक है, अब एनर्जी लेवल्स जो है एटम में वो इस फिगर के थ्रू आप देखिएगा। ये देखो, सेंटर में है न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं विद इन एन एटम। तो ये शेल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट शेल हो गई जिसको के से डिनोट कर दिया, फिर एल हो गई, फिर एम हो गई, फिर एन हो गई, ऐसे दिखा दिया। अब जो ऑर्बिट्स हैं या फिर जो शेल्स हैं वो तो लेटर्स से रिप्रेजेंट की गई हैं, के एल एम और एन शेल। फिर जो नंबर्स हैं वो N1 N2 N3 एंड N। ठीक है, तो यही मेरे को बताना था। डायग्राम में यही है, शेल्स हैं, ऑर्बिट्स। शेल्स और ऑर्बिट्स बेसिकली एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, उसको लेटर्स में रिप्रेजेंट किया है एंड नंबर्स में रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे अब तक हमने 3 मॉडल्स को स्टडी किया, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड एंड अभी हमने स्टडी किया बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो उनके कुछ 4 क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। कि थॉमसन मॉडल जो एटम हमने पढ़ा उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक एटम न्यूट्रल है। अब देखो, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है वो इक्वल नंबर में और इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं। सो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मीन्स जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव तो होगा, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब सेकंड क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम
विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट था? तो कौन सा था? प्रोटॉन, है ना, पॉजिटिवली चार्ज था वो, उस पर बम्बार्डिंग करवाई थी अल्फा पार्टिकल्स की, तो वो है प्रोटॉन। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। अब जो मैंने आपको स्केच पढ़ाया है वो 4 सेल्स का है, तो अब आप क्या करो, जो ये लास्ट वाली शेल है इसको हटा दो, तो सिर्फ 3 शेल बच जाएंगे आपके पास, के एल एम, तो इनको ड्रॉ कर दो। सेम यही हमारा जो डायग्राम है वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू थिंक, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। कि जो हमने फॉइल यूज़ की वो गोल्ड की यूज़ की, कोई अदर मेटल की यूज़ क्यों नहीं की? अगर हम उसको यूज़ करते तो क्या आता क्या नहीं आता वो हमें बताना है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ एनी मेटल एज थिन एज गोल्ड फॉइल यूज बाय रदरफोर्ड, देयर वुड बी नो चेंज इन ऑब्जर्वेशन। कोई भी चेंज ऑब्जर्वेशन में नहीं आता, बट जो अदर मेटल्स हैं वो मेलिएबल नहीं होती, सच एज अ थिन नहीं होती। थिन फॉइल इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एंड इफ़ यू यूज़ आ थिक फॉइल, अगर हम थिक फॉइल को फिर यूज़ करते हैं तो जो अल्फा पार्टिकल है वो बाउंस बैक हो जाएगा, कोई आइडिया नहीं आएगा हमें उस ऑब्जर्वेशन से, एंड लोकेशन ऑफ पॉजिटिव मास इन द एटम वुड बी अवेलेबल विद सच आ सर्टेनिटी। तो इतना क्लियर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है वो बहुत थिन हमने ली थी, थिक नहीं ली थी। अगर थिक लेते तो वो बाउंस बैक कर जाती और रिजल्ट नहीं निकल के आता, इसीलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल का यूज़ किया अदर देन मेटल्स, और अदर मेटल्स को यूज़ नहीं किया। तो ये हमारा था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन्स। इन 1932 जो जेम्स चैडविक है उन्होंने डिस्कवर किया अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं है, विच हैड नो चार्ज, और जो इसका मास है नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। मीन्स जो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, ठीक है, इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने उस पर कोई चार्ज नहीं है, और उसका जो मास है वो किसके इक्वल है? जितना प्रोटॉन का मास होगा उतना ही न्यूट्रॉन का मास होगा। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। सिर्फ जो हाइड्रोजन है एक्सेप्ट हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। इन जनरल जो न्यूट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है, इन जनरल जो न्यूट्रॉन है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और जो मास है एटम का, जैसे कि अब तक तो हमने न्यूट्रॉन का मास देखा कि वो प्रोटॉन के इक्वल होगा, अब जो ओवरऑल एटम के अंदर न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो कितना होगा, ठीक है, जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है उसका मास कितना होगा, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? मास ऑफ एटम के, ठीक है, जो मास होगा एटम का वो क्या होगा? सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट है, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के नेम बताने हम लोग 3 डिस्कवर हुए हैं अभी तक। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड तीसरा न्यूट्रॉन जो अभी हमने देखा है जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास 4u। जो हीलियम एटम है उसका जो एटॉमिक मास है वो है 4u एंड हैज़ 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, और 2 प्रोटॉन है, एंड हैज़ 2 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो कितने न्यूट्रॉन डज इट हैव? तो कितने न्यूट्रॉन होंगे? 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो जो मास है एटम का वो कैसे दिया जाता है? सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हमने देखा जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो हीलियम एटम में जो एटॉमिक मास है वो कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 4u। ये कितना दे रखा है? 4u दे रखा है। तो और प्रोटॉन कितने हैं? 2।
तो 2 प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करेंगे अपना 2u, है ना, 2 प्रोटॉन कंट्रीब्यूट 2u टू आ एटॉमिक मास। तो जो 2 न्यूट्रॉन होंगे इट मस्ट कंटेन 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन होते हैं जिनका मास। तो 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन में 2 न्यूट्रॉन होंगे, बिकॉज ईच न्यूट्रॉन, हर एक न्यूट्रॉन फिर कंट्रीब्यूट करेगा 1 u। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स, ये हमारे इंडेक्स के 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं ये, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या फिर शेल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, किसमें, डिफरेंट ऑर्बिट में या फिर शेल्स में। अब आप ये देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वो सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। बोहर, अब देखो बी से बोहर, बी से बरी, इन दोनों ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में हम कैसे करते हैं वो सजेस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं जिससे कि जो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। ये रहा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल, कि हम कैसे पता लगाए कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2n²। 2n²। अब जैसे कि हमने बोर्स में वो डायग्राम देखा था जिसमें 4 शेल थी, अब हम कैसे पता लगाएं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n²। ठीक है, n यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स हैं। अब आप ये देखो यहाँ पर n 1 2 3 4 और ये लेटर्स थे KLMN जिसने रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट शेल हम ले रहे हैं K, जिसमें जो n का नंबर है वो है 1। फर्स्ट शेल लिया, फॉर्मूला है हमारा 2n²। तो 2n कितना है 1 और उसका स्क्वायर, सॉरी ऐसे ही है इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन है 2। तो फॉर्मूला समझ आया। अब जैसे कि सेकंड है, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट शेल है K, फर्स्ट ऑर्बिट है 2 × 1 और कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। ऐसे ही सेकंड ऑर्बिट है L शेल है जिसमें n की वैल्यू कितनी है 2। n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 2 8। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड ऑर्बिट है या फिर M शेल है, उसमें कितने हैं 2 तो फॉर्मूले का है, 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 × 2 18। तो थर्ड में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फोर्थ शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, फॉर्मूले का आ जाएगा 4, n नंबर आ जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32 एंड सो ऑन। ऐसे जितनी शेल्स होंगी उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम पता लगाएंगे 2n² के फॉर्मूले से, 2n² के फॉर्मूले से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड जो रूल है वो ये बोलता है कि ये न्यूक्लियस है, इसमें आउटर मोस्ट शेल जो होगी उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड रूल जो है वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल के थ्रू अकोमोडेट नहीं होंगे इन अ गिवन शेल अनलेस, अगर मान लो ये इनर शेल है, इसमें तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब जो ये इनर शेल है ये वाली, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से फिल हो गई है, तो हम फिर आगे थर्ड शेल पे बढ़ जाएंगे स्टेप वाइज मैनर में। ठीक है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का वो दिखाया गया है
फिगर 4.4 में। फिगर 4.4 है जो हम वैलेंसी के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे वैलेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है स्टेप वाइज मैनर में, वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे दो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आते हैं। पहला है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम, ठीक है। पहला क्या क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन और सोडियम एटम में, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले हमें एक टेबल लर्न करनी होगी जिसमें कि एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं हमें 18। उसमें एटॉमिक मास भी बताया गया है, एटॉमिक नंबर भी बताया गया है, वैलेंसी भी बताई गई है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो एक बार हम बाकी ये क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँ। तो जो कार्बन होता है, जो कार्बन है, एक मिनट इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चे, वो होता है 6, ठीक है। जो कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कितने होते हैं, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो गया ये। उसके बाद इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन और सोडियम एटम के। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अभी हमने पढ़ी थी शेल्स। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल है। तो इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 और 2। ये हमने पढ़ा था 2n² के फॉर्मूले से, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर 2। नेक्स्ट, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2, 8, 18, 32 ऐसे करेंगे। ये देखो ये आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर। बट इसमें तो मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, तो इसको कैसे करेंगे। पहले तो आ गए 2, अब कितने बच गए, 4 बच गए, तो वो 4 हमने इस शेल में कर दिए। तो ये ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम सोडियम एटम का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होते हैं वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 11। तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 हो गए। अब इसी में दिखा दूँ मैं आपको, जो पहली शेल है, ये देखो पहली शेल में कितने आएंगे, 2, ये हैं 2, ठीक है। पहली शेल में कितने आ गए, ये 1 और ये 2, ये हमने दिखा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक ई और एक ई, ऐसे दिखा देती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये मैं आपको सोडियम का बता रही हूँ। 2 आ गए मैक्सिमम, फिर उससे अगली में कितने आएंगे, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने आ गए मैक्सिमम, 8 आ गए। अब 8 और 2 कितने हो गए, 10। अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया, तो उसको हम क्या करेंगे, एक और शेल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड शेल पे हम मूव करेंगे। अब 8 और 2 10 हो गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे, 1। तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें शेल में आ गया। तो ये ऐसे सोडियम एटम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। के में 2 इलेक्ट्रॉन आए, एल में 8 आए, एम में 1 आए। मिनिमम कितने ही आ सकते हैं, बट मैक्सिमम 8 ही आएंगे आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड, वो है इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, कि जो के और एल शेल है वो फुल हो जाती है, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में, ये वाला हम क्वेश्चन अब कर रहे हैं। ये हमारा हो गया है, के और एल शेल जो है एटम वो फुल हो जाती हैं, तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में होंगे। तो के में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, के में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एंड एल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हमारे हो जाएंगे के एंड एल शेल को फुल अगर करना है तो हमें, ठीक है। आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे, और ये आपको ऐसे दिखा देती हूँ मैं छोटा करके,
कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें डिफरेंट शेल में और डिफरेंट ऑर्बिट में। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट है ये, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये हमारे 3 रूल थे, फॉर्मूला हमें समझ में आ गया है, 2n² फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी। बेसिकली वैलेंसी क्या होती है, देखो किसी भी एटम की कुछ कैपेसिटी होती है ना, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या बोला मैंने, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, हमने देखा, वी हैव लर्न कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम अरेंज करते हैं किसी भी एटम में, इन डिफरेंट शेल्स में या फिर डिफरेंट ऑर्बिट्स में। और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में ऑफ एन एटम, उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू आगे समझाऊंगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। जैसे हमारी आउटर मोस्ट शेल, मान लो जैसे हमने कार्बन का ही देखा, ठीक है, उसमें 2 आगे पहले इनर शेल में, फिर आउटर मोस्ट शेल में 6 आगे, तो हो गए 8 हो गए, 4 आगे हो गए, टोटल 6। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हो, जो एल शेल में हमने रखे, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्रॉम द बोहर-बरी स्कीम we also know outermost shell of an atom can accommodate in the outermost shell of an 8 electron। मतलब कि जो बोहर एंड बरी स्कीम है उसने हमें सिखाया कि जो मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, की आउटर मोस्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ अभी तक। नेक्स्ट, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट कंप्लीटली फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे आउटर मोस्ट शेल है और वो हमने कंप्लीटली फिल्ड कर दी 8 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो उसकी कंबाइनिंग, इन अदर वर्ड्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वैलेंसी की वो 0 होती है। और वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन की। ऑफ दिस इनर्ट एलिमेंट्स द हीलियम एटम हैज़ 2 electrons in its outermost shell and all other elements have atom with 8 electrons in the outermost shell। जो हीलियम एटम होता है सिर्फ उसकी ही आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और अदर एलिमेंट्स की कितने होते हैं, 8 हो सकते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स दैट इज their tendency to react and form molecules with atoms of the same of different elements। ठीक है, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same of different elements was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell। देखो ये पूरा थ्योरी में है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप एक बार ये देखिएगा, हमारे टोटल 18 एलिमेंट हैं जो कि आपको इस बुक में गिवन है। तो नेम ऑफ एलिमेंट हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड एट लास्ट आर्गन। वैसे इसमें 18 गिवन है, आप 20 तक कर लीजिएगा। 19 इज पोटेशियम जिसको के से डिनोट करेंगे, ठीक है, और 20th इज कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद फिर इसके सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, लिथियम का Li, तो ऐसे सिंबल है। फिर एटॉमिक नंबर लाइन वाइज है 1 2 3। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन
जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। देखो एटॉमिक नंबर ये हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो सेम होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें एक कॉलम नहीं है जो कि है मास नंबर का, ठीक है, जो किसका है, मास नंबर का। देखो मैं आपको मास नंबर लर्न करवाती हूँ। जैसे कि आप ये देखो, हाइड्रोजन है, लिथियम है, बोरोन है, ये है ओड 1 3 5 7। तो जितने भी ओड हैं उनका जो मास नंबर होता है, देखो 1 का डबल करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो हाइड्रोजन का मास नंबर है 1। ऐसे एक एग्जांपल देती हूँ, लिथियम है 3 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, उसमें हम एक +1 कर देंगे तो लिथियम का मास नंबर हो जाएगा 7। तो मीन जितने भी ओड हैं हमारे 20 तक, उसमें क्या करेंगे, डबल करके +1 करेंगे। और जितने भी इवन हैं, जैसे 2 है तो 2 का डबल 4, 6 का डबल 12, 10 का डबल 20। तो ये ऐसे होते हैं, ठीक है। इजी है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। बट कुछ एक आधी एक्सेप्शन होती है, जैसे कि क्लोरीन है उसमें 35 होता है तो 35.5 आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा पोटेशियम है वो 19 है, 19 का डबल करेंगे 38, बट उसका मास नंबर 40 होता है। तो ऐसे कुछ एक आधे में एक्सेप्शन है, बाकी जो मैंने बताया वही रूल इसमें फॉलो होगा। तो हमारे मास नंबर भी हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे वो है वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी मैं आपको समझाऊंगी कैसे हम वैलेंसी को निकालते हैं। अब तक हमने थ्योरी पढ़ी, अब हम प्रैक्टिकल से समझेंगे। हमने एटॉमिक नंबर भी देख लिए, नेम ऑफ एलिमेंट भी देख लिए, तो स्टेप वाइज हम इसको करते हैं। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन, अगर हमें हाइड्रोजन की वैलेंसी निकालनी होती है तो क्या होता है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अगर हम इसकी करें तो वो कितनी होगी 1 ही होगी, है ना, 1 ही है इसमें सब कुछ। तो ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये बीच में न्यूक्लियस है, फिर ये शेल है के, फर्स्ट शेल है, और एन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1। तो इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। एक मिनट, ये देखो ऐसे दिखा है, इसमें ये न्यूक्लियस है, फिर ये एक शेल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने लगा दिया है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो अब इसकी वैलेंसी का सवाल आता है, इसकी वैलेंसी कितनी, जो 4 नंबर होता, 4 से कम, जैसे कि 3 है, 2 है, 1 है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। 4 से कम इलेक्ट्रॉन है अगर आउटर मोस्ट शेल में, तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में 1 है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, ठीक है, समझ आई मेरी बात। ऐसे ही अगर 4 से ज़्यादा हैं, ये देखो 4 से ज़्यादा मैक्सिमम 8 है, तो 5 6 7 और 8 ऐसे, ये हो गया। अब क्या होता है, हमें मैक्सिमम 8 बनाने हैं, हमें मैक्सिमम 8 बनाने हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सोडियम का। अब आप ये देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं। तो 2 8 2 8, एक मिनट, 2 8 ऐसे हमें फिल करेंगे और फिर 18 या 2 8 8, आउटर मोस्ट में 8 रहेगा आपका। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, इसमें देखिएगा आप, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, फिर कितने 8 कर दिए तो कितने हो गए 10 हो गए, है ना, एक बच गया हमारा। फिर वो इसमें फिल कर दिया हमने, थर्ड वाली में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। बट मैंने बोला कि आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, बट इसमें तो 1 है, और 1 क्या है 4 से छोटा, तो उसकी सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। समझ आया मैं कैसे बता रही हूँ आपको। ऐसे ही है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है, आउटर मोस्ट में 2 हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट में 2 हैं तो 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी 2 ही हो जाएगी। ऐसे ही जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन की आउटर मोस्ट में 14 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 4 हैं।
ये देखो 1 2 3 4, इसके आउटर मोस्ट में 4 है और 4 ना छोटा है ना बड़ा, तो इसकी वैलेंसी 4 ही हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि हम बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 4। ये है हमारा बेरिलियम। शुरू में हमने 2 फिल किए, फिर 2 कर दिए, अब 2 ही आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 4 से छोटी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। 4 नंबर ध्यान रखना है, 4 से छोटा है तो वही उसकी वैलेंसी, 4 से बड़ा है तो जितने उसमें 8 बनाने के लिए चाहिए वो उसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन की 1 है, हीलियम की 0 है। हीलियम की 0 कैसे, देखो अब एक आउटर मोस्ट शेल, अब देखो हीलियम में 2 होते, 2 हमने फिल कर ही दिए, तो उससे ऊपर वाली में तो 8 मतलब, तो इसकी वैलेंसी 0 ही हो गई, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है, मास इसका 4 है, बट हमें और फर्स्ट शेल में 2 ही आते हैं, तो इसमें 2 हमने फिल कर दिए। ठीक है। और फिर जैसे कि तो 0 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। लिथियम की 1 हो गई, आउटर मोस्ट में 1 आता है। फिर इसके बाद हमारी बेरिलियम की 2 हो गई, बोरोन की 3 हो गई, कार्बन की 4 हो गई, नाइट्रोजन की 3। तो ये ऐसे वैलेंसी निकालनी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।